कभी सोचा है राजनीति को लेकर जो हमारी सोच है वो आखिर बनी कैसे? मतलब हम जो मानते हैं वैसा क्यों मानते हैं? आज हम राजनीतिक समाजशास्त्र की दुनिया में उतरने वाले हैं। ये उन अदृश्य ताकतों को समझने की कोशिश है जो हमारी पूरी राजनीतिक दुनिया को कह सकते हैं बुनती हैं। तो चलिए मिलकर इन रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। और ये सवाल हम सब से जुड़ा हुआ है ना? हमारे पॉलिटिकल व्यूज का असल सोर्स क्या है? बस इसी एक सवाल से हमारा ये सफर शुरू होता है। ये सफर एक इंसान के मन से शुरू होगा और हमें पूरे समाज की बनावट तक ले जाएगा। तो सफर का पहला पड़ाव, एक बुनियादी सवाल कि कोई इंसान एक राजनीतिक व्यक्ति बनता कैसे है। इसका जवाब एक बहुत ही खास प्रोसेस में छुपा है। इसे कहते हैं राजनीतिक समाजीकरण। तो ये राजनीतिक समाजीकरण आखिर है क्या? देखिए, ये कोई एक दिन की बात नहीं है। जैसा कि आलमंड और पॉवेल ने बताया, ये तो पूरी जिंदगी चलने वाली एक यात्रा है। इसको ऐसे समझिए, जैसे हमारा राजनीतिक मन एक मूर्ति हो, जिसे बचपन से लेकर बुढ़ापे तक अलग अलग लोग, अलग अलग अनुभव लगातार तराशते रहते हैं। तो सवाल उठता है कि ये मूर्तिकार हैं कौन? अच्छा, सबसे पहले तो आता है परिवार। हमारी राजनीतिक सोच की पहली ईंट यहीं रखी जाती है। फिर आते हैं स्कूल, जो हमें सिविक्स और नागरिकता का पाठ पढ़ाते हैं। किशोरावस्था में दोस्तों का असर सबसे ज्यादा होता है। और फिर जब हम बड़े हो जाते हैं तो मास मीडिया और जहां हम काम करते हैं वो हमारे विचारों को एक नया मोड़ देते हैं। मतलब ये प्रभाव पूरी जिंदगी बदलते रहते हैं। चलिए अब एक व्यक्ति से आगे बढ़ते हैं और जूम आउट करके पूरे समाज को देखते हैं। यहां हम एक नए कॉन्सेप्ट को समझेंगे, पॉलिटिकल कल्चर यानी राजनीतिक संस्कृति। इसे एक तरह से किसी भी देश का सामूहिक राजनीतिक व्यक्तित्व या कहें तो उसका पॉलिटिकल डीएनए भी मान सकते हैं। इस शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले 1956 में गैब्रियल आमंड ने किया था। और देखिए, यहाँ समझने वाली बात यह है कि पॉलिटिकल कल्चर का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि सरकार कैसे काम करती है, बल्कि इसका असली मतलब यह है कि आम नागरिक सरकार के बारे में क्या महसूस करते हैं और उस पूरे सिस्टम में खुद को कहाँ पर देखते हैं। अच्छा, आलमंड और वर्बा ने इसके 3 खास प्रकार बताए। पहला है संकीर्ण या पैरोकियल। इसमें लोगों को राजनीति से कोई खास लेना देना नहीं होता। दूसरा है प्रजाभावी या सब्जेक्टिव। यहां लोग सिस्टम को तो जानते हैं पर बस चुपचाप उसे फॉलो करते हैं। और तीसरा है सहभागी यानी पार्टिसिपेंट, जहां नागरिक पॉलिटिक्स में एक्टिवली हिस्सा लेते हैं। और जाहिर है इसी को डेमोक्रेसी के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। पर यहां एक ट्विस्ट है। आलमंड और वर्बा ने एक बहुत ही दिलचस्प बात कही। उन्होंने कहा कि जो सबसे स्टेबल डेमोक्रेसी होती है ना, उनमें सिर्फ पार्टिसिपेंट कल्चर नहीं होता, बल्कि इन तीनों का एक मिक्सचर होता है। इसी मिक्सचर को उन्होंने सिविक कल्चर कहा। मतलब यहां नागरिक एक्टिव तो हैं, पर साथ ही वो सिस्टम और कानूनों का सम्मान भी करते हैं। ये एक्टिव होने और व्यवस्था पर भरोसा करने के बीच का एक बहुत ही नाजुक बैलेंस है। अच्छा, अब आते हैं एक बहुत बड़े सवाल पर। किसी भी समाज में असली पावर, असली ताकत किसके हाथ में होती है? ये सवाल हमें सीधे पॉलिटिकल एलिट्स यानी जो सत्ता में बैठे शक्तिशाली लोग हैं, उनकी थ्योरीज की तरफ ले जाता है। विल्फ्रेडो पैरेटो का ये जो कथन है ना, इतिहास अभिजात वर्ग का कब्रिस्तान है, ये एलीट थियरी के लिए एकदम सही माहौल बनाता है। इसका सीधा सा मतलब है कोई भी रूलिंग क्लास हमेशा के लिए पावर में नहीं रहती। इस थियरी का मानना है कि हर समाज पर, चाहे वो डेमोक्रेसी हो या कुछ और, हमेशा कुछ गिने चुने लोगों का ही राज होता है। पैरेटो का मानना था कि ये जो रूलिंग क्लास है ये भी एक जैसी नहीं होती। उन्होंने 2 तरह के एलीट्स बताए। पहले हैं शेर या लायंस, जो अपनी ताकत और विश्वास के दम पर राज करते हैं, और दूसरे हैं लोमड़ियां यानी फॉक्सेस, जो चालाकी, मैनिपुलेशन और कह सकते हैं जुगाड़ से अपना काम चलाते हैं। और सबसे दिलचस्प बात यही है, सत्ता में इन शेरों और लोमड़ियों का आना जाना लगा ही रहता है। जब शेर बहुत ज्यादा सख्त और रिजिड हो जाते हैं तो लोमड़ियों के लिए जगह बन जाती है, और जब लोमड़ियां बहुत ज्यादा करप्ट या ढीली पड़ जाती हैं तो शेर फिर से पावर में आ जाते हैं। सत्ता का ये अदृश्य पहिया बस घूमता रहता है। तो पैरेटो ने तो हमें क्लासिक मॉडल दे दिया, लेकिन 20वीं सदी के अमेरिका जैसे मॉडर्न देश में ये चीज कैसी दिखेगी? यहीं पर एंट्री होती है सी राइट मिल्स की पावर एलीट थ्योरी की। मिल्स ने कहा कि असली पावर तो बड़े बड़े कॉरपोरेशंस, मिलिट्री और सरकार के टॉप पर बैठे कुछ गिने चुने आपस में जुड़े हुए लोगों के हाथ में है, फिर चाहे चुनाव कोई भी जीते। और ये आइडिया सिर्फ देश के लेवल तक ही सीमित नहीं है,
रॉबर्ट मिशेल्स का अल्पतंत्र का लॉ नियम या आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की तो ये कहता है कि कोई भी बड़ा संगठन हो, चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई कंपनी हो या फिर कोई क्लब, आखिर में उसे चलाने वाले मुट्ठी भर लोग ही रह जाते हैं। सुनने में थोड़ा निराशाजनक लगता है, पर यह एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है। चलिए, अब हम अपने इस सफ़र के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। यहाँ हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि ये पूरे के पूरे पॉलिटिकल सिस्टम्स वक्त के साथ बदलते कैसे हैं, मॉडर्न कैसे बनते हैं। अब देखिए, पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन का मतलब सिर्फ वेस्टर्न देशों की नकल करना बिल्कुल नहीं है। ये एक बहुत ही गहरी और कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया है। इसमें कोई समाज अपनी पॉलिटिकल संस्थाओं को चलाने के लिए पुराने तरीकों को छोड़कर तर्क और विज्ञान पर आधारित नए तरीकों का अपनाता है। इसे समझने के लिए जेम्स एस कोलमैन ने एक आसान सा रेसिपी या फॉर्मूला दिया। मॉडर्नाइजेशन के लिए 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। पहली, डिफरेंशिएशन, यानी हर काम के लिए अलग खास संस्थाएं बनाना, जैसे कोर्ट्स, पार्लियामेंट वगैरह। दूसरी, इक्वालिटी, यानी कानून की नज़र में सब बराबर। और तीसरी, कैपेसिटी, यानी सरकार के पास अपनी पॉलिसीज़ को लागू करने की असली ताकत होना। लेकिन इस मॉडर्नाइजेशन के साथ एक बहुत बड़ा खतरा भी जुड़ा हुआ है। और एक खतरा क्या है? यहीं पर सैमुअल पी हंटिंगटन का पॉलिटिकल डीके यानी राजनीतिक पतन का कॉन्सेप्ट आता है। ये एक तरह की चेतावनी है। इसे ऐसे समझिए, आपने समाज में बदलाव का एक बहुत पावरफुल इंजन तो लगा दिया, लेकिन उस गाड़ी के ब्रेक और स्टीयरिंग यानी आपके राजनीतिक संस्थान वो बहुत कमज़ोर हैं। तो नतीजा क्या होगा? तरक्की नहीं, बल्कि एक भयानक हादसा। बस यही है राजनीतिक पतन। और ये सारी बातें हमें आज के एक सबसे बड़े और ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। जिस तेज़ रफ्तार से हमारी दुनिया बदल रही है, क्या हमारे पॉलिटिकल सिस्टम्स भी उतनी ही तेज़ी से खुद को मजबूत कर पा रहे हैं? या फिर सामाजिक बदलाव की स्पीड और हमारे संस्थानों की क्षमता के बीच का फासला लगातार बढ़ता ही जा रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचने की ज़रूरत है।